डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज मुगल सांस्कृतिक इतिहास में जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय कृषक या मुगल कृषक, जो मुगल काल में जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनकी क्या स्थिति थी उसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसमें जानने के क्रम में हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी और कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ेगा इतिहासकारों का। तो हिस्टोग्राफी का भी इसमें अच्छा दखल है इस टॉपिक में। इन विभिन्न इतिहासकारों का मत इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा और उससे एक आप संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में सफल हो जाएंगे कि आखिर मुगल काल में भारतीय किसानों की क्या स्थिति थी। तो इस क्रम में हम पाते हैं कि मुगल काल में दो प्रकार के किसान थे। और ये दो प्रकार के जो किसान थे उनमें एक का नाम खुद काश्त था और दूसरे किसान का नाम पाही काश्त था। ठीक है। इसमें एक हिस्टोरियन का नाम है UN डे। ठीक है। UN डे ने विवरण दिया है किसके बारे में? खुद काश्त किसान के बारे में और पाही काश्त किसान के बारे में। तो इन्होंने जो विवरण दिया है खुद काश्त के बारे में वो ये कहा है कि इनकी अपनी जमीन होती थी। इनकी अपनी भूमि होती थी और ये अपने गांव में ही रहते थे। ठीक है ना। ये तो विवरण किसका दिया है? तो खुद काश्त का। ठीक है। और पाही काश्त के बारे में इन्होंने कहा है कि ये दूसरों के खेत में काम करते थे। दूसरों के खेत में काम करते थे और दूसरे गांव में जाकर काम करते थे। काम करते थे। ठीक है। अब ये तो महत्वपूर्ण था, यानी खुद काश्त और पाही काश्त। बात समझ में आ रही है? ये जो दो था ये व्यापक पैमाने पे पाया जाता था, लेकिन UN डे ने इसके साथ साथ और भी, अरे तो बंद ना हो जाएगा। तो UN डे ने ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ एक और विवरण दिया है जिसका नाम उन्होंने कहा है मुकर्ररे रया। मुकर्ररे रया।
ये कौन थे साहब? तो ये ऐसे भूमि के मालिक थे, ऐसे भूमि के मालिक थे जो स्वयं खेती ना कर मजदूरों से खेती करवाते थे। मजदूरों से खेती करवाते थे। ठीक है। तो यहां पर जो ये मजदूर है, तो इसके लिए उन्होंने एक अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, और वो टर्मिनोलॉजी है मुजारियान की। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आरंभ में ही अगर इस टॉपिक पे आपको अच्छा कमांड रखना है तो ये 4 नाम याद करना होगा, और सिर्फ याद ही नहीं करना होगा बल्कि इसके अर्थ को भी समझना होगा कि 4 नाम में सबसे पहला नाम कौन है साहब? तो खुदकाश्त, दूसरा पाहीकाश्त, तीसरा मुकर्ररे रयाह, और चौथा मुजारियान। पहला कौन था? खुदकाश्त, दूसरा कौन? पाहीकाश्त, तीसरा मुकर्ररे रयाह, और चौथा कौन? तो मुजारियान। अब इसको एक्सप्लेनेशंस में देखिए आप कि साहब इसका जो विवरण हम लोग को मिलता है। देखिए मामला यह है कि आजादी के बाद सांस्कृतिक इतिहास पर काम नहीं हुआ, जो भी काम हुआ वो पॉलिटिकल हिस्ट्री पर काम हुआ। ये सब सांस्कृतिक इतिहास के सब क्षेत्र जो पढ़ रहे हैं आप, ये बहुत रिसेंट रिसर्च है, और इस क्षेत्र में अभी भी रिसर्च जारी है। तो इंडियन जो फार्मर्स थे मुगल काल में, उसके बारे में नए अनुसंधान हुए हैं, और अनुसंधानकर्ता अभी भी जीवित हैं। आप इस विषय पर उनकी पुस्तक को उनसे व्यक्तिगत मिल करके बातें कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा हिस्ट्री है कि जो अतीत की घटनाओं का वर्तमान में विवरण दे रहा है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान में विवरण दे रहा है का मतलब कि जो विवरण दे रहे हैं वो मौजूद है। आप उनसे साक्षात करके जो है वो अपने संदेह को दूर कर सकते हैं। तो हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये सबसे पहला इस पर बहस जिसने शुरू की, यानी जो इतिहासकार है जिसने मुगल काल के किसानों के बारे में लिखा या अनुसंधान किया, वो पहले व्यक्ति हैं यूएन डे। हम लोग यूएन डे के विवरणों के आधार पर ये सब बात कह रहे हैं। उन्होंने सबसे भारतीय किसानों को मूल रूप से 2 भागों में बांटा, 4 भागों में नहीं बांटा, 2 भागों में बांटा, और उस 2 भाग में बांटने की वजह से 2 भाग सौम्य बन गया। ऐसे आप समझिए। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि किताब में आप पढ़िएगा तो आमतौर पे आपको खुदकाश्त और पाहीकाश्त शब्द मिलेगा। हो सकता है मुझे आप मुजारियान ना मिले, हो सकता है मुकर्रर रयाह ना मिले, या मिले तो उसका विवरण इस ढंग से है कि आप इन चारों के बीच तादाद नहीं स्थापित कर सके, रिलेशंस नहीं स्थापित कर सके। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि ये चारों शब्दों का सांगोपांग विवरण कर दें ताकि आपके यहाँ कोई संदेह ना रहे। और सांगोपांग विवरण में सबसे पहली बात ये कि यूएन डे ने आरंभ में सिर्फ 2 ही किसानों का विवरण दिया, खुदकाश्त और पाहीकाश्त। और इसमें उन्होंने कहा कि खुदकाश्त किसान वो किसान थे कि जिनकी भूमि अपनी होती थी और वो खुद खेती करते थे और वो अपने गांव में रहते थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसा किसान जो अपने गांव में रह रहा है, भूमि का मालिक है और स्वयं से खेती कर रहा है, या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से खेती कर रहा है, या आवश्यकता पड़ने पे मजदूरों को रख रहा है, लेकिन खुद खेती से अलग नहीं हो रहा है।
अगर श्रम की आवश्यकता हुई, अतिरिक्त श्रम की, तो मजदूरों को हायर कर लेता है। तो खुदकास्ट किसान सक्रिय किसान के रूप में देखा गया, एक बड़े किसान के रूप में देखा गया जो भूमि का मालिक भी था। किसानों का एक दूसरा वर्ग यूएनडीए ने पाया जिसको पाही कास्ट कहते हैं। ये क्या था भाई? तो इनके पास भूमि अपनी नहीं थी, बल्कि ये दूसरों की भूमि पर खेती करते थे और बदले में क्या है कि भू राजस्व अदा करते थे, या जिनकी खेती लिए उनको भाड़ा देते थे। ये भूमि के मालिक नहीं है, भूमि इनकी नहीं है, अंतर है ये भूमि दूसरे से लेते थे। ये मजदूर भी नहीं है, ये भी आप मान लीजिए। मजदूर कब होते ये कि ये काम करते, बदले में इनको जो है अनाज मिल जाता है या पैसा मिल जाता है, उपज से इनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये बजाते तौर पे जो उत्पादन करते थे उस उत्पादन के मालिक होते थे और बदले में जिससे जमीन लिया उसको किराया देते थे और सरकार को भू राजस्व देते थे। तो खुद कास्ट से इस मामले में ये भिन्न थे कि इनकी जमीन अपनी नहीं होती थी। और दूसरा अंतर ये होता था कि ये अपने गांव में अगर इनको भूमि नहीं मिली तो ये खेती करने के लिए दूसरे गांव भी चले जाया करते थे। यानी पाही कास्ट का खेती का क्रम सिर्फ अपने गांव में नहीं होता था बल्कि दूसरे गांव में भी होता था। तो ये अंतर हुआ पुनीता जी खुद कास्ट और पाही कास्ट का। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको? ठीक है। अब कुछ रिसर्च को उन्होंने आगे बढ़ाया तो पाया कि एक और वर्ग है किसानों का जिसका नाम दिया मुकर्रर रया। और ये कैसा था? तो ये भूमि के तो मालिक थे ही, लेकिन ये मुकर्रर रया खुद कास्ट से इस रूप में भिन्न थे कि वो खुद खेती नहीं करते थे बल्कि खेती करवाते थे। खुद खेती नहीं करते थे बल्कि खेती करवाते थे। तो ये जो करवाते थे शब्द है, तो इससे जो है एक वर्ग उभर करके सामने आया। और वर्ग को आप जानते हैं, जिस वर्ग को हम लोग बोलते हैं जमींदार। इसी से क्या वर्ग उभर करके सामने आया? जमींदार। यानी मुकर्रर रया क्या था? ए टाइप ऑफ लैंडलॉर्ड था, जमींदार था। आपको ये बात जाननी चाहिए, यहां पर हम आगे बताएंगे भी इस बात को, कि जमींदार सिस्टम जो था वो देन था मुगलों का, खासतौर से अकबर का। लेकिन जमींदारी व्यवस्था देन है अंग्रेजों की। यहां पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दे कि मुगलों के टाइम में जमींदार वर्ग था, उसके पास भूमि भी थी, लेकिन वो भूमि किसी भी समय मुगलों के द्वारा ली जा सकती थी। अंग्रेजों के समय में ये जमींदारी एक व्यवस्था बन गई, जिसका अर्थ हुआ कि अब जमींदारों के उस भूमि पर मिल्कियत स्थापित हो गई। ये डिफरेंस था। अब उनकी भूमि जो है कोई ले नहीं सकता है, लेगा खरीद करके लेगा, या अगर भू राजस्व उसने अंग्रेजों को अदा नहीं किया तो अंग्रेज उसकी जमीन को नीलाम कर करके भू राजस्व की वसूली करेंगे। तो इस तरीके से जो मुगलों के समय में जमींदारी थी उसमें जमीन खरीद बिक्री की वस्तु नहीं थी, लेकिन जो अंग्रेजों के समय में जमींदारी की व्यवस्था हुई उस व्यवस्था में जमीन खरीद बिक्री की वस्तु हुई। ये डिफरेंस इसको हमेशा याद रखिए कि जमींदारी सिस्टम्स मुगलों के समय भी था और जमींदारी सिस्टम्स अंग्रेजों के समय में था, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर क्या था? तो दोनों में मूलभूत अंतर यह था कि अंग्रेजों के समय में जमीन जमींदारों के लिए क्रय विक्रय की वस्तु नहीं थी और अंग्रेजों के समय में यह क्रय विक्रय की वस्तु हो गई। यही दोनों के जमींदारी में मूलभूत अंतर था। अब देखिए साहब कि जब मुकर्रर रया का उदय हो गया,
तो ये आपने इसका क्या है कि ये खेती खुद नहीं करेगा, दूसरा से करवाएगा, यानी मजदूर रखेगा। तो उससे मजदूरों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ और उसी को क्या बोलते हैं, मुजारियान। तो बहुत सारी ऐसी जातियां आप देखेंगे गांव के बाहर में अभी भी हैं। ये सब क्या हुआ, काम कराने के लिए लाए तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन दे दे कि जाओ जाके वहां पर रहो। काहे भाई, तो हमारे यहाँ काम करेगा ये, और काम करेगा तो बदले में क्या, तो मजदूरी मिल जाती थी। मजदूरी किस रूप में, पैसे के रूप में नहीं, अनाज के रूप में। जितना काम करना, लेकिन था तो ये भी किसान ही, किसान से इसकी जीविका चल रही थी। तो इस तरीके से जो 4 शब्द हैं, खुदकाश, पाहीकाश, मुकर्ररया और मुजारियान, ये ऑल ऑफ देम आर फार्मर्स एंड दे टेक पार्टिसिपेट्स इन कल्टीवेशन वर्क। सभी के सभी किसान वर्ग में थे और सभी के सभी खेती में लगे हुए थे, लेकिन सबके खेती में लगने का और मिल्कियत का आधार अलग अलग था। इसीलिए ये 4 वर्ग उभर करके सामने आया। खेती में भाग लेने, खेती में मिल्कियत होने के आधार पर ये मुगल काल में किसानों का ये 4 वर्ग, खुदकाश, पाहीकाश, मुकर्ररया और मुजारियान उभर करके सामने आए। कोई कंफ्यूजन बोलिए ना, हाँ या ना। अब देखिए कि एक हेडिंग बनाइए कि साहब अगला जो टॉपिक है वो ये कि मुगल काल में किसानों की स्थिति। यानी कंडीशन of farmer in Mughal period। ठीक है, यानी मुगलों के समय में किसानों की स्थिति क्या थी, तो उस क्रम में हम पाते हैं कि ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है कि मुगलों के काल में क्या था, लेकिन ब्रिटिश काल का जो वर्णन किया जाता है, तो ब्रिटिश काल का स्थिति के बारे में इतिहास में विवरण है। उससे इतिहासकारों ने तुलना किया और बताने की कोशिश की कि साहब मुगल काल में किसानों का स्थिति क्या था। तो इस क्रम में 2 वर्ग उभर करके सामने आए। कितने वर्ग? 2 वर्ग। तो इसमें डायरेक्ट हम लिख देते हैं आपको, 2 वर्ग उभर करके सामने आए, तो चूंकि आपको पता चले स्पष्ट रूप से। एक वर्ग का में जो इतिहासकार हैं उसमें यूएन डे और मोरलैंड है। ठीक है ना, क्योंकि ये नाम आपको लिखना पड़ेगा। दूसरे वर्ग में जो है वो इरफान हबीब हैं, जो भी जीवित हैं। और सिद्दीकी हैं, और कुरैशी। ठीक है, इसको आप प्रथम वर्ग मान लीजिए अपने अध्ययन के सुविधा के लिए, ताकि आगे बताए तो आप समझ जाइए। और इन लोगों को जो है दूसरा वर्ग नहीं, द्वितीय वर्ग मान लीजिए, है ना। द्वितीय वर्ग मान लीजिए। प्रथम वर्ग के इतिहासकार में
यूएन डे और मोरलैंड है, और द्वितीय वर्ग के इतिहासकार में इरफान हबीब, सिद्दीकी और कुरैशी। ठीक है ना। अब देखिए साहब कि ये लोगों का क्या मत है कि जो प्रथम वर्ग है इतिहासकारों का, जिसमें यूएन डे और मोरलैंड शामिल हैं, इनका कहना यह है कि ब्रिटिश काल में किसानों की स्थिति मुगल काल से अच्छी थी। मुगल काल से अच्छी थी। और जो दूसरा वर्ग है, जिसमें इरफान हबीब, कुरैशी और सिद्दीकी शामिल हैं, इनका कहना है कि मुगल काल में किसानों की स्थिति ब्रिटिश काल से अच्छी। ब्रिटिश काल से अच्छी। अब देखिए, जो अनुसंधान हुआ, जो रिसर्च हुआ एग्रीकल्चर पे, उसमें मुगलों के काल में जो किताबें लिखी गई या हिस्टोरियन ने जो बात कहा समकालीन इतिहासकारों ने, तो सभी पर विवरण दिया, किसानों पर विवरण नहीं दिया। दिया भी तो अभी तक रिसर्च होकर के आ नहीं पाया। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में विवरण मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि 1897 ईस्वी में कलकत्ता में इंपीरियल आर्काइव ऑफ इंडिया IRI की स्थापना कर दी। और इंपीरियल आर्काइव ऑफ इंडिया का जो कलकत्ता में स्थापना हुआ, माने अभिलेखागार, जहां रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अभी आप हर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कि रिकॉर्ड रखने का घर है, सारे जमीन जायदाद के कागज रहते हैं, उसमें सरकारी कागज रहते हैं। तो इसकी नींव जो पड़ी थी, अंग्रेजों ने डाली थी 1897 में इंपीरियल आर्काइव ऑफ इंडिया के नाम से कलकत्ता में। अब वो दिल्ली उसका हेडक्वार्टर हो गया है, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया हो गया। तो हुआ तो 1897 में, लेकिन इसमें 18वीं सदी से, यानी 1750 के बाद से जितने ब्रिटिश कागजात थे ऑफिस के, वो सब वहां रख दिए गए। तो इसलिए जितने कलेक्टर के ऑर्डर होते थे, जितना भूमि का विवरण होता था, सब अवेलेबल है वहां। जितना सरकारी आदेश होता था, उसका विवरण है। तो उसके आधार पर रिसर्च हुआ। और रिसर्च किसने किया? यूएन डे ने किया और मोरलैंड ने किया। तो इसमें उन्होंने कहा कि रिसर्च से यह पता चलता है कि ब्रिटिश काल में किसान काफी जो है वो अच्छे थे बनिस्बत मुगल काल के। चूंकि जो ऑर्डर था, सरकारी आदेश था, जो विवरणियां थी, उसमें ऐसा लिखा हुआ। अब बहुत दिनों तक, करीब करीब 1 दशक तक यूएन डे और मोरलैंड की बात मानी जाती रही। इरफान हबीब सबसे पहले इतिहासकार हैं जो उठ खड़े हुए इसको, और उन्होंने यूएन डे और मोरलैंड के बात का खंडन किया। अब इतिहासकार खंडन करता है तो सिर्फ लिख दिया उससे नहीं होता है, बल्कि जो तथ्य सामने रखे गए हैं मोरलैंड और यूएन डे के द्वारा, और जिस तथ्य के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में मुगल काल की तुलना में कृषक अच्छे स्थिति में थे,
तो फिर आप खंडन कीजिएगा तो आपको भी तथ्य रखना पड़ेगा अपने समर्थन में। तो इरफान हबीब ने अकाट तथ्यों के आधार पर इनका खंडन किया और ये बात कही। उनका 10 वॉल्यूम में इस पर किताब है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो क्या कही वो आपको 10 वॉल्यूम उनका पढ़ना पड़ेगा, तब बात सामने आएगी। तो उसका निचोड़ आपको यहाँ क्लास में बताया जा रहा है कि क्या बातें उन्होंने कही। और यही परीक्षा का तरीका भी है, आपको पूरा 10 बुक का सारी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो जो हिस्टोरियन है जो आपके कॉपी चेक करेंगे वो सब पढ़ के बैठे हुए हैं। तो आप जैसे ही इरफान हबीब का हवाला दीजिएगा और समझ जाएं कि वो लड़का जान रहा है कि खंडन जिस आदमी का नाम लिया वो सही है। उन्होंने जिस बात को से खंडन किया वो ये कि यदि किसानों की स्थिति इतनी दयनीय होती तो फिर मुगल शासक इतने लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर किसानों की स्थिति दयनीय होती है तो विद्रोह हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि किसान अगर कमजोर होगा तो भूराजस्व वो नहीं देगा, वो भूराजस्व नहीं देगा तो तत्कालीन शासक की आय कम हो जाएगी। आप आय कम हो जाएगी तो वृहद सेना का संगठन कैसे कर पाएगा? वो वृहद सेना का संगठन नहीं कर पाएगा तो अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे कर पाएगा? तो मुगल वंश अस्थायी भी था, साम्राज्य का विस्तार भी कर चुका था और शांति भी थी, जो इस बात का प्रतीक था कि उसको भूराजस्व अच्छे से मिल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुगलों के समय में सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सारे विकासात्मक कार्य किए गए, बहुत सारे स्थापत्य बने, संगीत की महफिलें आयोजित हुई, नृत्य को प्रमोट किया गया, चित्रकला जो है आगे बढ़ा। तो ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब सम्राट के पास या शासक के पास पैसा हो। तो पैसा कहां से? मुख्य स्रोत क्या था? कल ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुगलों के आय का मुख्य स्रोत भूराजस्व था। तो अच्छे भूराजस्व प्राप्त हो रहे थे तभी ना बड़े बड़े स्थापत्यों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े किले बने, या संगीतकारों को पैसा दिया गया तो संगीत के विभिन्न राग निकले, या चित्रकारों को धन दिया गया तभी चित्रकला जो है विकसित हुई। तो इस तरीके से अकाट प्रमाणों के आधार पर इरफान हबीब ने यूएनडे और मोरलैंड के तर्कों को धराशायी कर दिया और यह साबित किया कि नहीं साहब, मुगल काल में किसान ब्रिटिश काल से ज्यादा अच्छे थे। क्लियर? लेकिन यहां पर एक बात है कि दोनों लोग अपने अपने जगह पे सही कैसे थे कि इस मामले में विवाद था, लेकिन ये दोनों वर्ग जो था एक बात में समान था। क्या था? इसमें विभेद था स्टेटस के मामले में कि किसान का स्टेटस किस काल में अच्छा, तो इस पर विवाद था। एक कह रहा है कि नहीं ब्रिटिश काल में अच्छा, एक कह रहा है कि नहीं मुगल काल में अच्छा। लेकिन एक बात पर दोनों एक मत है, और वो क्या था कि दोनों कालों में, यानी ब्रिटिश काल और मुगल काल में किसान या किसानों से अधिक भू राजस्व वसूला जाता था। भू राजस्व वसूला जाता। अब देखिए, आप लोग तो कल ही के क्लास में पढ़ चुके हैं कि भू राजस्व की दर क्या थी, तो 1/2, माने 1/3 से 1/2 है ना। ये फ्लैक्चुएट मुगलों के काल में आपसे पूछा जाएगा तो आप 1/2 बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जरिमाना मुहासलाना कर नहीं लिया जाता था, उसी को बढ़ा करके जो है कर दिया गया 1/2। लेकिन न्यू जो रिसर्च हुआ है उसमें दोनों विरोधी लोग, दोनों विरोधी माने भारतीय इतिहासकार और विदेशी इतिहासकार, इस बात से सहमत हैं कि अधिक का मतलब क्या कि 3/4 भाग वसूल किया जाता था।
अब 3/4 भाग का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 किलो उसने अनाज उत्पादन किया तो 100 किलो अनाज में से 75 किलो अनाज उसका चला गया बुराजस में या विभिन्न करों में, जो कह लीजिए, और बचा कितना, तो 25 किलो। तो इस तरीके से ये दोनों वर्गों के इतिहासकार, इनका कहना है कि किसानों के पास अधिशेष के रूप में बहुत नहीं बचता था, इतना ही बचता था कि खा कमा करके वो साल भर में अपने अनाज खत्म कर दे। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी वर्ष अकाल पड़ गया या फसल नहीं हुआ या किसानों के पास कुछ बुरे दिन आ गए, तब फिर किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। इस बात पे दोनों वर्ग के इतिहास का सहमत है। तो ये तो द्वंद्व वाला अध्ययन हो गया भाई। तो फिर इरफान हबीब और सिद्दीकी और कुरैशी मोरलैंड और डे के बात को मान लें तो फिर तो दयनीय स्थिति हो ही गई। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कहिए कि मुगल काल और ब्रिटिश काल में दोनों समय में किसानों का हालत खराब था। हम इस बात को कहने के बाद अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे आप? दोनों की हालत खराब थी। लेकिन अध्ययन जो है लचकदार है, यहां पर आपको इस लचक को समझना होगा कि ये जो दोनों इतिहासकार हैं, ये बात प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग का सही क्यों है और प्रथम वर्ग का गलत क्यों है, ये और रिसर्च आया आगे जिसको सिद्दीकी और कुरैशी ने किया। किसने किया? सिद्दीकी प्लस कुरैशी। और इन्होंने कहा कि जो मुगल काल में थे वो ग्रामीण जो हस्तकला उद्योग था, इस ग्रामीण उद्योगों से किसानों की आय होती थी। तो मान लिया कोई इमरजेंसी आया तो उनके पास करेंसी रहता था, धन रहता था, और वो उससे अपने स्तर को बनाए रखते थे। ब्रिटिश काल में यही हुआ कि ब्रिटिश उद्योगों के उन्नति के कारण भारत के ग्रामीण लघु और कुटीर उद्योग धाराशायी हो गए। इस कारण से अंग्रेजों की तुलना में मुगल काल के परिप्रेक्ष्य में किसानों की स्थिति ज्यादा दयनीय हो गई। मुगल काल में ब्रिटिश काल के तुलना में किसान अच्छे इसलिए थे कि भूराजस्व का दर बढ़ा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसानों के अतिरिक्त आय के रूप में ग्रामीण उद्योग थे। हर किसान कोई ना कोई कुटीर और लघु उद्योग में लगा हुआ था और उससे उसकी आय हो रही थी, और वो बाजारों में बिकने के लिए होता था। मुगल उपभोग की वस्तुएं विदेशों से नहीं मंगाते थे। मुगल उपभोग के वस्तुओं का वितरण जो था वो भारतीय गांव में बने हुए सामानों के माध्यम से ही होता था। तो इसलिए अकाल पड़ा भी, कृषि नहीं भी हुई, तो किसान के पास धन जो है वो उसके उद्योग के माध्यम से संरक्षित रहते थे। तो इस कारण से जो है वो मुगल काल में ब्रिटिश काल के तुलना में किसान ज्यादा अच्छे स्थिति में थे। अब बात समझ में आई पूरा? तो देखिए कितना लचक है इसमें। यूं ही आप एक सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं कि मुगल काल में जो है ज्यादा अच्छे स्थिति में किसान थे। अब ये दोनों बातें जो है, ये वाली बात और ये वाली बात, इसके लिए आपको कम से कम 20 वॉल्यूम में किताब पढ़ना पड़ेगा, तब ये निष्कर्ष निकाल सकते। तो आप काहे के लिए पढ़िएगा? हरीश चंद्र वर्मा ने पढ़ लिया है और उसने किताब की शक्ल दे दी है, उसको पढ़ करके आप उस पर कमांड कीजिए। बाकी क्लास में आपको बातें सारी की सारी बता दी गई। तो ये समझ में आया पूरा बात? तो ये दो टॉपिक, माने किसानों का अर्थ क्या है और मुगल काल में किसान की स्थिति क्या थी, ये दो। अभी किसान समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसके और पहलू बाकी हैं, हम उस पहलू पे आते हैं। उसके बाद साहब दूसरा पहलू है
कि भूमि का स्वामित्व यानी ऑनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये भी इस प्रश्न से जुड़ी हुई चीज है कि मुगल काल में भूमि का स्वामी कौन। ठीक है, तो इसमें आप सिंप्लिसिटी के साथ अपने मस्तिष्क में ये बैठाइए कि सामान्यतः क्या भूमि का मालिक किसान था। भूमि का मालिक, इसमें भी फिसलन है समझ में, किसान, परंतु इसके साथ परंतु जुड़ा हुआ है। परंतु दो स्थितियां थी। ये जो भूमि का मालिक किसान था, उस संबंध में दो स्थितियां हैं। पहला स्थिति तो ये है कि किसान जमीन को बेच नहीं सकता था, जमीन को बेच नहीं सकता था। और दूसरा ये था, स्थितियां ये कि यदि किसान खेती नहीं करता था, तब उससे भूमि ले ली जाती है। तो सामान्यतः हमने लिखा कि भूमि का मालिक किसान था, परंतु दो स्थितियां आई है। तब इससे वास्तव में क्या हो गया? तो वास्तव में ये ना हुआ भाई कि भूमि का मालिक सम्राट होता था, यानी तो यहां सम्राट को बोलते बादशाह। ये जो है कंक्लूड, स्वामित्व के मामले में ये सेंटेंस कंक्लूड है। तो आप क्या समझे कि सर सूर्य में बोल देते ना, लफड़ा करने की क्या जरूरत है? बोलिए, एक प्रश्न होता है। तो अगर डायरेक्ट ही हम बोल देते, दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम बोल के निकल जाएंगे कि मुगल काल में भाई भूमि का मालिक किसान नहीं था, लेकिन यहां किसान ही पढ़ा रहे हैं, तो फिर किसान का भूमि से एकदम अभिन्न लगाव है। अगर किसान का भूमि से जुड़ाव नहीं है, भूमि अलग किसान अलग, तो किसान भी महत्वहीन, भूमि भी महत्वहीन। भूमि की महत्ता इसमें ना है कि उसको उत्पादन हो। अगर भूमि में उत्पादन नहीं होगा तो भूमि का क्या यूज? सोचने वाली बात है। आदमी है कि उत्पादन करे, अगर उत्पादन नहीं करेगा तो आदमी का क्या यूज? घर में अगर जो आदमी काम वाम नहीं करता है तो सब बोल देता है ढौंसा हो, कोची हो, दे दे खाना। एक विशेष शब्द इस्तेमाल कर लेता है कि गौरहवा बाबा है, चढ़ा दो इन पर एक थाली चावल। नहीं देखते हैं गांव देहात में ये सब सेंटेंस बोला जाता है। कुछ नहीं, बाहर इतना तोन बाहर करके दुआरी पर बैठा रहेगा, ऐसे आओ ऑर्डर करता रहेगा, ला रे पानी, ला रे पानी पिलाओ। और गांव देहात में अगर कहीं भोज हुआ या खाना पीने का हुआ तो सुबह ही से एकदम पेट खाली करके बैठा रहेगा, तो वहां पूरी कचौड़ी चलता हो।
तो ऐसे लोगों गैर उत्पादक लोग कहलाते हैं। समाज में इनका वैल्यू है क्या? लेकिन कोई आदमी दिन भर खटता रहता है, गांव वाला देखता रहता है, नहीं बहुत मेहनत। तो व्यक्ति हो या चाहे खेती हो, अगर उत्पादकता की कैपेसिटी है तभी उसका मूल्य है, नहीं तो मूल्यहीन है। अब ऐसी परिस्थिति में मुगल काल में भूमि के स्वामित्व का मामला इसलिए उठता है कि इसी का इंटरलिंक्ड चला गया है आपको ब्रिटिश पीरियड तक, और इसके प्रभाव आज तक हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो जब तक मुगल भूस्वामित्व को आप नहीं समझिएगा, तब तक वर्तमान समय में के भू संरचना को आप नहीं समझ सकते। और इतिहास अगर पढ़ना है आपको, तो इतिहास सिर्फ राजाओं महाराजाओं का इतिहास नहीं रह गया है। इतिहास अब वास्तव में सबल्टर्न हो गया है। सबल्टर्न का अर्थ आम लोगों का इतिहास हो गया। आप एनसीईआरटी तीनों खंड पढ़ करके देखिए, उसमें बादशाहों का, राजाओं का 2 लाइन 1 लाइन में खत्म कर दिया गया। अधिकांश लाइनें किसके लिए फिक्स कर दी गई हैं? तो आम जनता के जीवन में। नहीं देखे हैं, इसका नहीं पढ़ रहे हैं, नया वाला एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं आप, इसलिए तो बोल रहे कि टेस्ट देने नहीं आएंगे शनिचर को। देखते हैं तो बोलिए ना कि हाँ उसमें है लिखा हुआ आम जन का इतिहास। जितना ट्रैवलर है, ट्रैवलर ने आम जन के बारे में लिखा है, और यही सब आपसे क्वेश्चन रेज किया जाएगा। लेकिन हाँ, बिना पॉलिटिकल हिस्ट्री के याद किए हुए ये आपको समझ ही में नहीं आएगा। ये भी अपने आप में एक वास्तविकता है। तो कह लीजिए कि आप जिस युग में रह रहे हैं, उस युग में इतिहास के क्षेत्र का विस्तार हो गया। इतिहास जितना आसान विषय 20 साल 30 साल पहले था, अब इतिहास उतना आसान नहीं रह गया है। अब उसके क्षेत्र काफी विस्तृत हो गए। तो इसी विस्तार को हम लोग समझते हैं कि ऑनरशिप ऑफ लैंड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड क्या था। तो इसको प्यार से समझिए और देखिए, ताकि उसको आज तक को रिलेट कीजिएगा, तो आपको एक सही तस्वीर अपने देश की भूमि के बारे में समझ में आएगी। हम थोड़ा हिंट्स भी दे देंगे। क्लियर? तो देखिए, जनरल स्थिति माने सामान्यतः कोई बात बोलते हैं, जनरल रूप में देखने में लगता है कि भूमि का मालिक किसान काहे ऐसा बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए आप कि आप जिस घर में रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, तर्क के खातिर, आप दोनों का अपना घर हम जानते हैं, लेकिन तर्क के खातिर मान लीजिए किराए पर रह रहे हैं, और मकान मालिक यहाँ रहता ही नहीं है गया में, वो लंदन में रहता है या अमेरिका में रहता है। तो वास्तव रूप से आपका तो प्रॉपर्टी है नहीं, वो आप किराए में, लेकिन कभी आता भी नहीं है। तो मोहल्ले वाले, ये देखने वाले क्या समझते हैं कि इसी का मकान है। मैंने सामान्यतः आपका मकान मान लिया जाता है। अब दुर्गा पूजा का चंदा हो तो दीजिए आप ही, आप नहीं बोल सकते कि नहीं देंगे। कोई फकीर आवेगा तो उसको भीख दीजिए। वो थोड़ी आप बोलिए कि अरे अगर मालिक रहा हो अमेरिका में जो मांग, तो ऐसा हो सकता है मुन्ना भाई? दुर्गा पूजा का मांग कि हम थोड़ी वो मालिक करो, अमेरिका जो है वहां ले, तो लड़ाई हो जाएगा आप लोगों के बीच में कि नहीं, तुम रहते हो। तो इस तरीके से आपके कब्जियत में आप उसका यूज कर रहे हैं, आप उससे उत्पादन ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि मिल्कियत आप में है। ऐसी रहते रहते वो ऐबे नहीं किया और आप मर भी गए, तो क्या हुआ? इसका मतलब पूरा जीवन उस जमीन के मालिक आप रहे। अब आपके मरने के बाद क्या होगा उस जमीन का, इससे आपको क्या मतलब है? आप बात को समझिए, समझ रहे कि नहीं इस बात को? तो ये सामान्य स्थिति कहलाई। तो सामान्यतः भूमि का मालिक किसान, परंतु 2 स्थितियां थी। अब आज के कंटेक्स्ट में ये कोरिलेट किया गया इसको। उस समय के कंटेक्स्ट में उस समय ये बात वैल्यूलेस था। उस समय जमीनें इतनी थी कि जमीन क्रय विक्रय की वस्तु थी ही नहीं। तो 2 स्थितियां क्या थी, ये समानता के साथ जुड़ी हुई।
कि साहब किसान जमीन को बेच नहीं सकता था। काहे? कोई खरीदेगा ही नहीं। अगर खरीदेगा तो ना बेचेगा। जमीन का मतलब उत्पादन करना, जमीन का मतलब उसको बेच के पूंजीवाद को बढ़ावा देना नहीं। तो अगर किसान को जमीन मिला है तो उसको बेच नहीं सकता है, तो बेच नहीं सकता तो क्या करेगा? खेती करेगा। इसका मतलब खेती के लिए ही, कृषि के लिए ही खेती थी। अब यदि किसान खेती नहीं करता है, उस पर जमीन पर खाली रखे हुए कब्जा, तो वो खेती उससे छीन ली जाएगी, उसके पास नहीं रहेगी। इसका तो जमीन क्या था? तो जमीन दिया या जिसके पास अधिकार में था वो उत्पादन करने के लिए था। अगर उत्पादन करके वो भू राजस्व नहीं दे रहा है तो शासक उसको छीन लेगा। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित यह हुआ कि किसान भूमि का मालिक नहीं था, बल्कि बादशाह या राज्य या सरकार जो है वो भूमि का मालिक था। लेकिन यहां पर रुक जाने से भी बात नहीं बनेगी। ये सेंटेंस अगर कह देते हैं कि भूमि का मालिक बादशाह था तो सच है ये, लेकिन सच होने के बावजूद भी इस सेंटेंस में बहुत सारा पेच फंसा हुआ है। और पेच किस वजह से फंसा हुआ है? तो किसान अगर एक प्रकार के रहते, किसान अगर एक प्रकार के रहते तो हम यहां पर अपनी बहस को रोक देते और कहते कि हाँ भूमि का मालिक बादशाह है। लेकिन जैसा कि बताया कि किसान यहां 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 4। तो अगर मुजारियान की बात किया जाए, ये भी किसान थे। कैसा? मजदूरी करते थे। तो इन पर यह बात लागू हो जाती थी। इनके पास जमीन तो ऐसे भी नहीं थी, तो मजदूर थे, इनको माइनस कर दीजिए। अब आ जाइए पाही कास्ट। तो पाही कास्ट के पास भी अपनी जमीन नहीं थी, तो इन पर भी ये बात लागू नहीं थी। तो ये 2 पर, मुजारियान और पाही कास्ट के पास तो भूमि थी ही नहीं, तो मिल्कियत का प्रश्न कहां से उठता है? अब जमीन थी किसके पास? तो 2 के पास, एक खुदकास्ट, एक मुकर्रर रया। अब खुदकास्ट पर ये पूरा नियम लागू होता है कि उसके पास जमीन है, भू राजस्व दे रहा है, तो हमने यहां जो लिखा कि उसकी अपनी भूमि हो, तो अपनी भूमि का मतलब मिल्कियत नहीं हुई। मिल्कियत तब होती कि जब शासक उसको छीन नहीं पाता। उसकी अपनी भूमि खुदकास्ट का तभी तक अपनी है जब तक वो भू राजस्व अदा कर रहा है। अगर भू राजस्व वो अदा नहीं कर रहा है तो बादशाह जो है, ये मुगल शासक जो है, वो उससे जमीन छीन के दूसरे को दे देगा। अब बात समझ में आई? और जहां तक मुकर्रर रया का सवाल है, जिसको हमने जमींदार कहा, इसमें कुछ मामला अलग है। इसमें मामला अलग यह है कि यह भी इस नियम के तहत है, लेकिन इस नियम का अपवाद वो कैसे बन जाता है? तो इस जमींदार वाले सेक्शन को हम अब ये, हालांकि ये इसी में शामिल है, माने ये भी चूंकि जमींदार है तो किसान है, ये किसान कृषक से जुड़ा हुआ है। तो जमींदार को हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, हम यहीं पर बाई लेक्चर्स आपको समझा दे रहे हैं। बोर्ड पर अभी और दूसरी बातें लिखनी है। मटेरियल्स में जमींदार को अंतिम में हमने लिखा है, ठीक है ना? यहां समझाने में हम आपको पहले समझा दे रहे हैं। जमींदारों को भूमि दी जाती थी। जमींदार और जागीरदार 2 वर्ग थे, बात को समझिए। जमींदार और जागीरदार में मूलभूत अंतर यह था कि जमींदार को सिर्फ भू राजस्व वसूल करने के लिए भूमि दी जाती थी और जागीरदार को भू राजस्व वसूल करने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी दिया जाता था। तो वो जागीरदार और जमींदार अलग से पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको एलोबरेट करेंगे। यहां आप दोनों को एक वर्ग मान लीजिए।
अब देखिए कि ये वर्ग अकबर के काल में उभरा, कैसे उभरा, क्या परिस्थिति थी, वो समझाना चाहता हूं। अभी देश आजाद हुए इतना समय हो गया, यातायात के साधनों का बहुत ज्यादा विकास भी हो गया है, सभी गांवों तक सड़कें चली गई हैं, सड़कें नहीं गई हैं वहां हेलीकॉप्टर से आदमी पहुंच सकता है, सारे साधन। नदी का इलाका है, पुल नहीं बना है तो हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं आप। लेकिन इन यातायात के बहुपक्षीय साधनों के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आपको दिखाई पड़ते हैं कि नहीं, कि जहां तक बहुत आसानी से पहुंच संभव नहीं है, पैदल चलना पड़ता है तब पहुंचता है। आपके गया डिस्ट्रिक्ट में डुमरिया का जो इलाका है, इमामगंज का जो इलाका है, आप यदि कभी गए होंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारा गांव, सड़कें बनी हुई हैं लेकिन बहुत सारा गांव दुर्गम है। रोहतासगढ़ का हम नाम लेते हैं, रोहतासगढ़ में भी बहुत सारे गांव हैं और वो गांव, वहां ब्लॉक भी बना हुआ है, पुलिस थाने भी हैं, लेकिन उस ब्लॉक और थाने की प्रभावशीलता उन गांवों पर नहीं है, दुर्गमता के कारण, सुलभ पहुंच नहीं होने के कारण। तो हम ये सब एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहे हैं कि जब अभी इतने विकसित माहौल में ये भी हालात मौजूद हैं कि अभी भी भारत के बहुत सारे गांव दुर्गम हैं, तो मुगल काल में तो बहुत बड़ा बड़ा इलाका दुर्गम होगा। जैसे बथानिये का आप ले लीजिए, आज रोड बन गया है, आज से 10 साल पहले अगर जाते बथानी, आपको जाना होता बरसात के मौसम में तो आप नहीं जा पाते, सिवा पैदल के, कोई गाड़ी नहीं चलती थी, इतना चिकनी मिट्टी है, और स्थानीय लोग भी पैर दबा दबा के बाहर का आदमी भद भद गिरता था। तो अब रोड बन गया है तो आवागमन सुगम हो गया, अलग बात है। अब इसी को एक इलाका ले लीजिए, आपके डुमरिया में कोठी एक इलाका है, वहां घूमिए, तो ये सब जो मुगल फौजदार होते थे उनकी पहुंच इन क्षेत्रों पर नहीं होती, वहां जा ही नहीं सकते थे वो, और जाते अगर तो जितना भू राजस्व मिलता उससे अधिक उनका खर्च था जाने में या फौज रखने में, तो इसलिए व्यवहारिकता भी नहीं थी इन क्षेत्रों को कंट्रोल करना। ऐसे ही भूभागों को जागीर के रूप में जमींदारों को दे दिया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्षेत्र पर जो है प्रभाव अपना जमाइए और हमको भू राजस्व देते रहिए। यानी अपने हित साधने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए इन दुर्गम स्थानों को जमींदारी के रूप में अकबर ने कन्वर्ट किया। तो परिस्थितिवश जमींदारी सिस्टम जो है वो इजाद हुआ। अब देखिए कि जो जमींदार बना उसने किया क्या, तो सौजातीय लोगों की सेना बनाई जो उसके अपने कास्ट के थे, और उस इलाके में अपना अन्य घरों के अलावा बड़ा घर बनाया, ऊंचाई पर बनाया, उसी के इर्द गिर्द अपने सौजातियों सिपाहियों को के लिए घर बनाया, और इस ढंग से शक्ति के बल पर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब उस क्षेत्र के जितने लोग किसान थे वो सब किसको टैक्स देने लगे? इस जमींदार को। और ये जमींदार जो टैक्स लेता था, तो जो मुगल का टैक्स था कि आपको 1/2 भाग देना है, तो उसके अतिरिक्त उतना लेने के बाद ये दस्तूरी भी लेता था। दस्तूरी का मतलब कर वसूली कर। बात समझ में आई? हम टैक्स कलेक्ट करके बादशाह को दे रहे हैं तो हमारा भी तो खर्च, हम भी इतना सिना रखे, उसका खर्च कहां से निकलेगा? तो उसके लिए अलग से टैक्स आरोपित करता था। तो इस तरीके से ऐसे पॉकेट के जो किसान होते थे वे काफी निर्धन होते थे, क्योंकि उनकी अधिकांश राशि जो है
वो टैक्स पेमेंट में चली जाती थी। अब देखिए यहां पर मजे की बात क्या है कि अगर शासक शक्तिशाली है तब मुकर्ररे रयाह पर भी यही नियम लागू है कि भूमि बादशाह का है। लेकिन अगर बादशाह शक्तिशाली नहीं है, जैसे औरंगजेब के बाद होते चले गए, कौन? तो बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीउल शाह, जहान शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो ऐसे शासकों के, कमजोर शासकों के दौर में ये मुकर्रर रयाह जो थे, ये एक क्षेत्रीय शासक के रूप में व्यवहार करने लगे और यही लोग मुगलों के पतन में सहयोग किया। जो विद्रोह किया वो इन्हीं लोगों ने किया। इन्हीं लोगों ने छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की। अब बात समझ में आ गई है? तो स्वामित्व का मामला इतना टिपिकल था, तो ये हमको आपको समझाना बहुत ही जरूरी था। आप हमें एश्योर कीजिए, माने हमें बताइए कि हमने स्वामित्व के या इसके पीछे जितनी बातें बताई हैं वो आप समझें या नहीं समझें। आगे बढ़े। अब देखिए साहब, अगला जो टॉपिक है कि किसानों का प्रवर्जन, किसानों का, इसी में भी आपको वो राज मिलेगा कि आखिर भारत में किसान और जमींदार में मित्रवत संबंध क्यों स्थापित है। ठीक है ना? किसानों का प्रवर्जन, सॉरी, माइग्रेशन ऑफ फर्म। ठीक है ना साहब? तो इससे आपको जो बार बार बोलते हैं कि भाई हम लोग के यहाँ किसानों के बीच और जमींदारों के बीच दोस्ताना रिलेशंस है, ये यूरोपीय सामंतवाद से अलग है, तो खाली बोलने से काम चलेगा? इसमें बहुत सारे क्यों लगा हुआ है कि क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या ऐसा हो गया है। तो उसका राज इसमें छुपा हुआ है। किसमें? माइग्रेशन ऑफ द फार्मर। आप हमारे समझाने से पहले कुछ बोल सकते हैं इस पे? नहीं बोल पाइएगा कि कैसे इसको, आपकी बात को इससे कोरिलेट किया जाए, सर तादात्म्य स्थापित किया जाए। सर अंग्रेज के यहाँ काम करता था सर, तो फिर बहुत बढ़िया बन गया उन लोग, ताकि अच्छा से व्यवहार करे ताकि उन लोग यहाँ से काम करे। ठीक है, कुछ हद तक आप माने अगर ऐसा बोलते हैं तो ठीक है, आपकी बात पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती, लेकिन एकदम साइंटिफिक ढंग से इसको ऐसे समझा जा सकता है, उस पर जरा गौर कीजिए कि मुगल काल में जो था, भूमि की कमी नहीं, अभी कमी है, भूमि की कमी, सॉरी, भूमि की कमी जो है वो नहीं, ठीक है, कमी नहीं है, बहुत मात्रा में जो है उपलब्ध था। चलिए अब देखिए इसमें था क्या कि ये भूमि की कमी नहीं थी, लेकिन भूमि विभिन्न वर्गों में बटी हुई थी। जैसे एक भूमि का रूप था कि खालसा था, खालसा का मतलब राज की भूमि। एक भूमि जागीर भूमि थी जो जागीरदारों को दे दी गई थी। एक भूमि मददे माश की भूमि थी, सयूरगल की भूमि थी, जो विद्वानों और धार्मिक लोगों को कर मुक्त दे दी गई थी। वहां से राजकों को कर नहीं मिलता था, वो उन विद्वानों को और धार्मिक लोगों के खर्चे के लिए दी गई थी, है ना। और एक भूमि का रूप ये था
कि जो प्रांतों के पास था, प्रांतपतियों के पास, माने वहां से वो भू राजस्व, खालसा भूमि से सेंट्रल गवर्नमेंट भू राजस्व वसूल करती थी, पता ही है आपको। लेकिन प्रांत की जो भूमि थी, जो जागीरों या जमींदारों या मध्यमाश के अतिरिक्त थी, तो वहां से सूबेदार कलेक्ट करता था अमर गुजार के माध्यम से, है ना भाई। तो अब देखिए, भूमि पूरे भारत की एक ही थी, लेकिन प्रभाव के दृष्टिकोण से 4 भागों में बटी हुई, और भूमि ज्यादा थी। भूमि की कमी का मतलब कि भूमि कमी नहीं का मतलब क्या, कि भूमि ज्यादा थी। लेकिन इस भूमि के उपभोगकर्ता 4 भागों में बटे हुए हैं। अब उसमें देख लीजिए, 4 भाग में जो बटे हुए हैं, तो राज खेती करता था खुद, जमींदार खेती करता था खुद नहीं, या मध्यमास या सयुरगल जिसको मिला हुआ है वो खेती करता था, उसे कहा कर रहे हैं। तो जो 4 भाग में बांटा हमने आपको, वो 4 भाग में से तो 3 भाग के लोग खेती नहीं करते थे, करवाते थे। बात को समझिए, अब करवाते थे तो करेगा कौन? तो करेगा तो पहले ही हम आपको इंगित कर दिए हैं कि 2 ही वर्ग था, एक पाही काश्त और दूसरा मुजारियान। यानी खेती करने वाला बेसिकली आप किसको बोलेंगे, पाही काश्त या मुजारियान को। तो इसका टाना टानी हो जाता था, किसका? पाही काश्त और मुजारियान का। अब टाना टानी कैसे होता था कि जो खालसा भूमि थी, तो फसल हो ना हो उसे सूबेदारों की मतलब नहीं है, होगा तो ले लेंगे, ना होगा तो हम काहे के लिए करेंगे। ये थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया। लेकिन जो जमींदार था, जागीरदार था, उसका तो भू राजस्व फिक्स था, दे देना था किसको? सम्राट को। अगर नहीं देता तो उसकी जमींदारी वापस ले ली जाती, या जो मध्यमाश में जिसको भूमि मिला था उसको तो खाने पीने के लिए मिला था, अगर उत्पादन नहीं हो तो खाए पिया क्या? तो इस प्रकार से जमींदार लोग या मध्यमाश के मालिक वाले लोग पाही काश्त और मुजारियात को जो है वो अपने क्षेत्रों में ले जाया करते थे कि आप यहां खेती करा, मकानों दे दे हुआ रहा है यहां। तो इस समय जो है, देखो वैसे मत कीजिए, इस समय ये जो पाही काश्त और मुजारियान थे, ये मोल भाव करते थे, कितना देबा ना बाबू, उतना में ना होगा। तो आप गौर से देखिए, ये कल्चर आज भी बना हुआ है कि नहीं? तो ये कल्चर आज का नहीं, उस समय का। अब वो कहा कि ना, अगर इसको लालच देंगे, नहीं इसकी मांग पूरी करेंगे तो भाग जाएगा। और यहाँ रस्सा कसी चल रहा है किसमें? हम में और सरकार में। सरकार बोलेगी तुम मेरा आदमी लोग कहाँ भाग गया, इसी सब चुपके चुपके काम होता था। कितना लेंगे, इतना लेंगे। अब बसा लिया अपने गांव में, उससे उसको क्या बेनिफिट हुआ? तो अधिक उत्पादन हुआ। तो आप बोलिए कि किसान और जमींदार के बीच शत्रुवत संबंध का बुनियाद पड़ा कि मित्रवत संबंध का बुनियाद पड़ा? यही रास्ता, इसीलिए हम बोलते हैं। अब देखिए कि ऐसा किसी जमींदार ने किया तो उसके अगल बगल का जो सरकारी लैंड था उसको उत्पादकता घट गई, तो घट गई तो सरकार को खड़ा होने लगा। कहा हुआ भाई, पैदा नहीं हो रहा तो कौन देगा आपको? ये कहा तो भाग गया, कहां? वहां जब पकड़ के लाओ उसको। तो अब सरकारी आदमी किया तो आप ऐसा कीजिएगा, आप नहीं कर सकते हैं ये वो। तो सरकार भी उसको दुलार पुचकार कर रही है। अच्छा ठीक है, जितना देता है ना उतना हम भी देंगे। आप रिक्शा वाला से, मजदूर से आप लड़ाई कर सकते हैं अभी के जमाना में, अब वो खुद खराब लगेगा, चाहे कितना पावरफुल नहीं रहे। मार पीट के आप काम करा भी लीजिए तो वो काम आपका ठीक से होगा नहीं, रोता रहेगा, तो काम कुछ ही करेगा।
हम पर जुल्म कर रहा, बाबू ये कर रहा, वो बक 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 दिन भर करता रहेगा और पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए व्यवहारिकता ये है कि मजदूरों से काम जो है हर जमाने में मोहब्बत से लिया गया है। तो फिर सरकार भी मोहब्बत करने लगी उससे कि ना भाई नहीं करेंगे तो इतना बड़ा इलाका कौन कहाँ घुस जाएगा, बहुत हमने जमींदारी ऐसे ऐसे जगह पर दी है कि वहां हम नहीं पहुंच सकते थे, तो वहीं जाके खेती कर लेगा, तो कहां से हम पकड़ के लाएंगे। ये वो राज था, जिस राज के कारण था कह लीजिए, जिस कारण से किसानों के साथ हर लोगों ने मित्रवत संबंध स्थापित किया, शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं। जो हम था फ्यूडली सिस्टम, लेकिन यूरोपियन फ्यूडल सिस्टम से अलग था। इसीलिए एक भी जातीय दंगा या फिर इनकलाब जिंदाबाद वाली बात या लाल झंडा जिंदाबाद इस तरह की बात ना मुगल काल में हुई और ना ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में हुई तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ, एक स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन मुगल काल में ये उसके पहले इस टाइप की चीज, इसलिए कि ये एक मोहब्बत वाला संबंध था। और यही चीज टॉपिक बना कि माइग्रेशंस ऑफ फार्मर हुआ, भूमि की कमी नहीं रहने के वजह से। अब बात समझ आई? तो पूरी बात हमने समझा दी। अब देखिए अगला टॉपिक जो इन लोग से जुड़ा हुआ है और खास तौर से अंतिम टॉपिक है कि किसानों की दशा, या कह लीजिए कि किसानों का दैनिक जीवन, यानी डेली लाइफ क्या था। ठीक है ना? तो इसमें आपको जो चीजें समझनी है वो ये कि खाद्य सामग्री के रूप में जो किसान होते थे वो जिन चीजों का प्रयोग करते थे उसमें चावल, बाजरा और दाल होता था। चावल, बाजरा और दाल। सब्जी भी वो लोग खाते थे, साग का भी प्रयोग करते थे। ठीक है? और नमक चीनी नहीं खाते थे। नमक प्लस चीनी ये नहीं खाते, इनकी पहुंच से बाहर था। लेकिन घी और गुड़ खाते थे। ठीक है? जो तटवर्ती क्षेत्र के लोग थे, यानी समुद्री क्षेत्र के में किसान, ठीक है, तो ये लोग उपर्युक्त के अलावा मछली खाते थे। जहां तक मांसाहार का प्रश्न है तो अल्प प्रयोग करते थे। ये यहां का आदत ही नहीं था। मतलब अल्प प्रयोग का मतलब क्या कि साल भर में का 2 बार हो गया तो बहुत हो गया, कोई ओकेजनली। इसका दैनिक को भोगता ये लोग किसान लोग नहीं। कोई आया तो हाँ, इस टाइप से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखने से आपको लगता है कि बड़े खुशहाल थे, लेकिन ये जो चावल, बाजरा, दाल, सब्जी, इसकी क्वालिटी काफी निकृष्ट रहती थी। एक फूड कॉन्स्पिरेसी का भी यहां दर्शन होता है, हरिश्चंद्र में मिलेगा कि जैसे आमतौर पे पाही कास्ट और मुजारियान को ही आप मानिए अभी के समय में किसान या मार्जिनलाइज्ड फार्मर
सीमांत किसान। तो इनको तो मजदूरी मिलती थी, इनके पास तो भूमि थी नहीं, तो मजदूरी अनाज के रूप में मिलती थी। जो अनाज मिलता था वो निकृष्ट मिलता था, अच्छा वाला अनाज नहीं। कुछ इलाकों में अनुसंधान हुआ है तो ऐसा पाया गया है कि कुछ इलाकों में जीवन प्रत्याशा बहुत कम हो गई थी, 20 साल 25 साल। इसी वजह से बाल विवाह का प्रचलन हुआ हम लोगों के यहाँ। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो बहुत जगह पर खेसारी का दाल जो है वो दे दिया जाता था। दाल जो आप देखे ना, आप जानते हैं खेसारी का दाल अगर 6 महीना तक कंटिन्यूअस आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको साहब बीमारी हो जाएगी और उसके बाद मर जाइएगा। मिक्स करके चल सकता है, बात समझ में आ रही है? अब और बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े किसान थे तो वो जो है खाते थे उत्कृष्ट किस्म का, खेसारी का दाल नहीं खाते थे, मसूर का दाल खाते थे। तो उनका जीवन प्रत्याशा बहुत था। साठा तो पाठा कहावत था उनके यहाँ। 60 साल का हुआ तब जवान हुआ। यहाँ 60 साल में 2 पुस्त खत्म हो गए। ये भी दर्शन होता है हम लोग को इस फूड हैबिट के वजह से, ये फूड स्ट्रक्चर की वजह से। ये जो आप देख रहे हैं कि नमक चीनी नहीं, तो ये श्रेष्ठता का प्रतीक था। नमक और चीनी खाने का अधिकार जो था वो बड़े लोगों को ही था, छोटे लोगों को नहीं था। और छोटे लोग उसके जगह पर क्या खाते थे? घी और गुड़। ठीक है। और ये दोनों चीज इसलिए कि उनको श्रम करना था, मेहनत करना था, और मेहनत करने में ये दोनों चीज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक प्रकार से नमक और चीनी विलास की वस्तु मानी जाएगी, और ये जो है विलास की वस्तु नहीं, ये ताकत की वस्तु मानी जाएगी। तो सामाजिक संरचना का यहाँ पर हम लोगों को दर्शन होता है, पता चलता है। अब ये सारी चीजों के अध्ययन के बाद, इतने सारी बातें आपको भारतीय किसान के बाद में पढ़ाया गया, तो अंततः जो बातें उभर करके सामने आती हैं वो ये कि भारतीय कृषि का मुगल काल में जो स्थिति थी वो जीवन निर्वाह की थी। ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर आपका। यानी लोग खा पी रहे थे, इससे अमीर नहीं बन रहे थे। दुख की बात यह है कि जो कल्चर किसानों के साथ जीवन निर्वाहता का मुगलों के साथ समय में रहा, वही स्थिति अंग्रेजों के समय भी रहा। और उससे बड़ी दुख की बात है कि स्वतंत्र होने के बाद भी किसानों की स्थिति वही बनी हुई है। तो ये हमने इस ढंग से पढ़ाया आपको कि अतीत को वर्तमान से जोड़ने का इस क्लास में कोशिश किया है। हम समझते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगले क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।